हेलो हेलो। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून। क्या हाल है भाई? जल्दी से आ जाए। नीतू, प्रदीप, राखी, मनोज, श्वेता, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से आ जाओ। आर वी लाइव नाउ? मैं अच्छा हूँ, ठीक हूँ। तुम बताओ कैसे? हिमांशु, पायल, आस्था, निशु, संजू, अवंती, श्रेया, सुरभि, उपेंद्रा, हरवेंद्रा, नूर सबा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। अभी, प्रतिभा, राम राम, रिंकू, रेनू, गुड आफ्टरनून। चलो शुरू करें। तो आज डिफरेंशियल इक्वेशन का थोड़ा सा बचा हुआ पोर्शन कर लेते हैं, जो जनरली मैंने देखा है टीजीटी पीजीटी में आता है। एक तो नहीं, आज थोड़ा सा एक बारी मैं डिफरेंशियल इक्वेशन का जो बोल रहा था वो थोड़ा सा पोर्शन करवा देता हूँ। अगर वो कंप्लीट हो गया तो उसके बाद मैं तुम्हें करवा दूंगा स्टैटिक साथ शुरू। नहीं तो देखो, बात ऐसी है, हमारा बैच जो है वो अभी यूपी टीजीटी पे बेस्ड है कंप्लीटली। तो अभी जो ओवरलैप हो रहे हैं टॉपिक, वो सारे ओवरलैप टॉपिक बाकी बोर्ड्स वाले कर लो। कोई झारखंड का है, कोई बिहार का है, कोई पंजाब का है। तो जो टॉपिक्स ओवरलैप होते चल रहे हैं यूपी टीजीटी के साथ, उसके साथ ओवरलैप होते हुए करो, ठीक है? क्योंकि अभी हमारा वही मेन टारगेट है, वही हमारा बैच है एक्चुअली में, नाम भी वही है। वेलकम जितेंद्र, ठीक है। और दूसरा, जब ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर मैं जो बचे हुए टॉपिक थे DSSB के, और वो सब मैं कवर कर लूंगा, ठीक है। दूसरी बात, घटना चक्र का पीडीएफ जो बच्चे मेरे से सारे के सारे मैसेज करके मांग रहे हैं, वो घटना चक्र जो है मैंने तुम्हारे सिलेबस वाले पोर्शन में अपलोड करवा दिया है ना। जहाँ पे एक तो नोट्स होते हैं, नोट्स के बगल में सिलेबस लिखा होता है। देखो, नोट्स के बगल में सिलेबस लिखा होता है, ठीक है। तो वहां पे उस सिलेबस वाले सेक्शन के अंदर देख लो, वहां पे मैंने घटना चक्र का पीडीएफ अपलोड करवा दिया है, इन केस अगर किसी बच्चे के पास नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि बारी बारी मेरे से पूछोगे, वहां पे हमेशा मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। सभी को गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। निधि, अपूर्वा, अनु, देख लो, मीनू। तो चलो शुरू करते हैं। ऋषिका, दीपांजलि, चलो। तो आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन थोड़ा सा कॉलेज का पोर्शन कर लेते हैं जो आता है, ठीक है। सैटरडे के नोट्स क्यों नहीं डाले? वो इसलिए अभी तक अपलोड हो गए होंगे, शायद अपलोड हो गए होंगे। सैटरडे को एक्चुअली शायद ऑफिस बंद रहता है, तो इस वजह से वो मंडे को होते हैं। अपलोड हो गए थे, मैंने देखा था 5 सितंबर के अपलोडेड हैं। अभी चेक करोगे तो मिल जाएंगे, ठीक है। हाँ हाँ, यही पहले हम यही करेंगे, ठीक है। थैंक यू जितेंद्र। देखो, तो अब आज हमें करनी है होमोजीनियस differential equation with constant coefficients. Homogeneous differential equation with constant coefficients, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करें। तो थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि थोड़ा सा कॉलेज का है, तो हो सकता है बच्चों को थोड़ा सा निकल गया हो दिमाग से, तो वो सब कर लेंगे, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं। टीजीटी वालों को स्टैटिक्स की क्लास करनी है? हाँ हाँ करनी है, बिल्कुल। यूपी टीजीटी के लिए ही तो करवा रहा हूँ स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। यूपी टीजीटी के लिए करवा रहा हूँ स्टैटिक्स डायनेमिक्स। अगर और कोई कहीं का बच्चा है जिसके सिलेबस में है तो देख लेना, वो हाँ एग्जैक्ट भी करवाऊंगा, वो देख लेना एक बार, ठीक है। तो अगर सिलेबस में है तो कर लो, नहीं तो बैकलॉग में से कुछ पढ़ लो। बैकलॉग बच रहा होगा लगभग सब बच्चों का। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जाए, एक्चुअली यहां पे ये भी लिख लो, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये लीनियर भी होती है, ठीक है। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स।
इसका ऑर्डर कितना भी हो सकता है, ऑफ एन ऑर्डर, ये भी लिख लो, ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है, ये है। तो a n माइनस वन ओवर डी एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, a n माइनस टू डी रेज टू द पावर डी एन माइनस वन वाई n माइनस टू वाई ओवर डी एक्स रेज टू द पावर n माइनस टू। ऐसे चलते चलते कहां तक जाएगा ये, a नोट वाई तक जाएगा। ठीक है, कहां तक जाएगा ये, a नोट वाई तक जाएगा। और जो ये a नोट वाई है ये कितना बनेगा तुम्हारा, ये एफ एक्स कोई फंक्शन दिया हुआ मिलेगा तुम्हें। ये क्या दिया हुआ मिलेगा, ये एफ एक्स दिया मिलेगा। फिर ठीक है निधि, जन्नत गुड आफ्टरनून, राजेश प्रणाम। ठीक है, 6 अगस्त को क्लास हुई थी क्या, हो जाएगा, कोई नहीं, वो नोट्स हो जाएंगे अपलोड, थोड़ा लेट सेट चलता है। ठीक है, चलो। तो हमें क्या दी हुई, एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई मिलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसके कांस्टेंट ये जो सब a n माइनस वन ये सब जो लिखे हुए हैं a नोट, ये सारे के सारे क्या है, लीनियर नंबर हैं। जो a नोट, a1, a2 ये सारे के सारे में शॉर्ट फॉर्म में अगर a i's लिख दूं, ये सारे के सारे a i's रियल नंबर है, मतलब कांस्टेंट कोफिशिएंट है, वेरिएबल नहीं है। दूसरा, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर तक की पढ़ी थी, अब ये nth ऑर्डर की है। यहाँ पे 2 ऑर्डर की भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल सकती है, 3 ऑर्डर की भी, 4 ऑर्डर की भी, 5 ऑर्डर की भी। तो इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स ऑफ nth ऑर्डर। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं तुम्हें, ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया लगे। जैसे कि देखो, मैंने ये लिख दिया 2d स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस का 5 dy बाई डी एक्स प्लस का 8y इज इक्वल टू, मान लो मैंने लिख दिया cos x। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये राम राम गौरव, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि क्या है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, देखो ये लीनियर है क्योंकि डेरिवेटिव्स की पावर 1 है और सारे के सारे जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट है। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे, लीनियर बोलेंगे और इसका सॉल्यूशन हमें करना है। ठीक है, अब इसका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। इसका जो सॉल्यूशन होता है वो हम कितने पार्ट्स में लिखते हैं, हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, बिल्कुल गौरव, सिलेक्शन होगा भाई, जरूर होगा, क्यों नहीं होगा। इसका सॉल्यूशन हम 2 पार्ट्स में लिखते हैं। ठीक है, पहले तो हम एक पार्ट निकालते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, और दूसरे को बोलते हैं हम पर्टिकुलर इंटीग्रल। हमें अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करना है तो हमें ये 2 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ती हैं। एक तो होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है वो इतने इतने पोर्शन से रिलेटेड होता है। जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है वो सिर्फ यहां तक से रिलेटेड रहता है, वो यहां से रिलेटेड रहता है। ठीक है, जो LHS वाला पोर्शन है यहां से तो तुम्हारा निकलता है CF, मैं आपसे शॉर्ट में लिखूंगा CF, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और ये जो RHS है, जो ये FX है, जो FX है, ये तुम्हारा डिसाइड करता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है, हाँ TGT में आता है, बिल्कुल क्वेश्चन थे मैंने देखे थे TGT PGT में। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ही ये है कि ये डिफरेंशियल, अगर तुमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी और अगर तुम RHS वाले फंक्शन को चेंज करते जाओ, मान लो कभी तुमने x स्क्वायर लिख दिया, कभी तुमने e की पावर x लिख दिया, कभी तुमने sin x लिख दिया, अगर मैं RHS को चेंज करता जाऊं फिर भी ये जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है ये हर किसी में आएगा। मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का एक तरीके से कोर हो गया। ठीक है, एक ये सॉल्यूशन का क्या हो गया, कोर हो गया कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। समझ रहे हो, तो यहां से यहां तक जितना भी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर इतना पार्ट रहेगा तो उसके अंदर ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा, और जो थोड़ा मोड़ा चेंजमेंट आएगा वो इसकी वजह से आ जाएगा, cos x की वजह से, fx की वजह से, क्योंकि उससे पर्टिकुलर इंटीग्रल हमेशा अलग अलग निकलेगा। ठीक है,
अलग अलग निकलेगा, समझ रहे हो। तो जैसे जैसे सॉल्यूशन अलग अलग निकलता चला जाएगा, जैसे जैसे सॉल्यूशन अलग अलग निकलता चला जाएगा, वैसे वैसे डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन चेंज होता चला जाएगा। अब हमें ये सीखना है कि ये दोनों चीजें निकलती कैसी हैं। देखो मैंने क्वेश्चंस देखे, उसमें मोस्टली में तो बस इतने से ही काम चल गया तुम्हारा, पर हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो हमें पहले सीखना है कि ये चीज कैसे फाइंड आउट होती है और ये चीज कैसे फाइंड आउट होती है, ठीक है। तो देखो हम क्या करते हैं, इसको मैं लिखा रहने देता हूं, तुम्हें थोड़ा समझ आ जाएगा, या मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ ऐसी गिवन मिलेगी तुम्हें, देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कुछ ऐसी गिवन मिलेगी, an-1 d अप टू a0y इज इक्वल टू fx, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई मिलेगी। हाँ तो हमें क्या है, हमें मान लेना है कि लेट जो तुम्हारा सिंगल डेरिवेटिव होगा, ये जो सिंगल डिफरेंशिएशन का ऑपरेटर होगा जिसके अंदर फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव होगा, उसको हम मान के चलेंगे डी, उसको हम एक वर्ड देंगे डी, क्योंकि ये क्या है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। ये क्या है तुम्हारा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। देखो मैं साफ बता देता हूं पहले, ये वाला जो टॉपिक है ये ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा पीजीटी पे, मैं बारी बारी बता रहा हूं, ये वाला टॉपिक ज्यादा कंसंट्रेटेड रहेगा पीजीटी के लिए, मेन टारगेट करवाने का पीजीटी के लिए ही है, क्योंकि टीजीटी में भी थोड़ा थोड़ा आ जाता है, टीजीटी में भी कुछ कुछ आसान आसान से क्वेश्चन डाल देता है, एकदम बेसिक बेसिक क्वेश्चन, बस वही टीजीटी पीजीटी का फर्क रहता है कि कोई टॉपिक का बेसिक क्वेश्चन तो टीजीटी में आता है और अच्छा क्वेश्चन कहाँ जाता है, अच्छा क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा पीजीटी में। तो ज्यादा कंसंट्रेटेड है पीजीटी के लिए, टीजीटी में भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसलिए मैं इसको अच्छे से करवा रहा हूं, पहले ही बता दूं ताकि तुम्हारे दिमाग पे ज्यादा क्लियरिटी रहेगी क्या हो रहा है, ठीक है। बाकी पढ़ लो, अभी है समय तो पढ़ लो, कोई बुराई थोड़ी ना है। तो हम क्या मानते हैं, जो ये फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसको मैं बोल देता हूं डी, जो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है इसको मैं बोल देता हूं डी स्क्वायर। ऐसे करते करते जो nth ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसको मैं बोल देता हूं क्या, डी रेज टू द पावर n। ऐसा करने से जो ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये क्या बन जाती है तुम्हारी, an, इसको तुमने क्या बोल दिया, इसको बोल दिया डी रेज टू द पावर n, y बन जाएगा, क्योंकि इतने इतने डिफरेंशियल कोफिशिएंट को हमने बोल दिया डी रेज टू द पावर n, तो ये डी रेज टू द पावर n इस ऑपरेटर को बोल दिया हमने, तो इस ऑपरेटर पे y लग गया। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, सिमिलरली ऐसे ही डी एन माइनस वन वाई, बस ऑपरेटर को हमने नाम दे दिया, ऑपरेटर को हमने क्या दे दिया, नाम दे दिया। लास्ट में यहां पे तो कुछ है नहीं तो इसको हम कुछ नहीं बोलेंगे, ए नोट बोल देंगे, तो ए नोट वाई। इससे जस्ट पहले क्या आएगा, इससे जस्ट पहले आएगा डी की पावर 1 वाई और फिर आएगा ये ए नोट वाई। इससे जस्ट पहले क्या आएगी, टर्म आएगी तुम्हारी a1 dy बाई dx, ये टर्म आएगी, फिर उसके बाद ये आएगी और इज इक्वल टू में fx आ गया, ठीक है। अब यहां से हाँ हो जाएगा बिल्कुल साक्षी। अब देखो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, जो LHS है, जो LHS है वहां पे an d की पावर n प्लस में an dn माइनस वन, इसको मैं पूरे को एक ऑपरेटर लिख देता हूं। अभी मैं फिर एक क्वेश्चन करवा के बताऊंगा तुम्हें, इस पूरे को मैं क्या लिख देता हूं, एक ऑपरेटर लिख देता हूं। यहां पे a1 भी आएगा ना, a1, तो a1 d रेज टू द पावर 1 प्लस में a नोट, और पूरे में से मैं क्या कर लेता हूं, y को कॉमन निकाल लेता हूं, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या बन गया तुम्हारा, fx बन गया। तुम्हें इतना सब कुछ नहीं करना है, मैं तुम्हें एक मेथड बता रहा हूं बस। तो यहां से यहां तक का जो ये पोर्शन है ना, यहां से यहां तक का जो ये पोर्शन है इसको मैं बोल देता हूं एफ डी। ये एक डेरिवेटिव का फंक्शन बन गया, डिफरेंशियल्स का फंक्शन बन गया। तो ये जितना जितना फंक्शन बनेगा ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, एक डिफरेंशियल का फंक्शन। ये एक ऑपरेटर है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑपरेटर है, इसके अंदर अलग अलग डिफरेंशियल मिल गए और इन सारे डिफरेंशियल ने मिलकर एक नया ऑपरेटर बना दिया जिसको मैंने एफ डी बोल दिया, ठीक है। ये एक ऑपरेटर है और इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, वाई, और ये क्या बन गया तुम्हारा, एफ एक्स बन गया। अगर एफ नहीं बोलना चाहते क्योंकि एफ तो यहां भी लिया हुआ है, कुछ और बोल दो, फाई बोल दो, फाई डी, ठीक है। तो ये फाइनली हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई, ये हमारी फाइनली डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। अब हम क्या करते हैं, देखो फॉर
कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, हम फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए एक चीज कैलकुलेट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए हम क्या चीज फाइंड आउट करते हैं, हम एफ ऑफ डी जो ये ऑपरेटर बना, फाई ऑफ डी जो ऑपरेटर बना, जो ये फाई ऑफ डी ऑपरेटर बना, इसको मैं जीरो से इक्वेट कर देता हूं। जो ये फाई ऑफ डी ऑपरेटर बना, इसको मैं क्या कर देता हूं, जीरो से जीरो के इक्वल इक्वेट कर देता हूं। तो ये एक इक्वेशन बन गई। इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं ऑक्सिलियरी। स्पेलिंग क्या है भाई, स्पेलिंग बताओ क्या लिखता है, यही है ऑक्सिलियरी इक्वेशन। इसको नाम देता है ये ऑक्सिलियरी इक्वेशन। हिंदी में नहीं मिलेगा भाई अब ये कॉलेज वाला, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलियरी इक्वेशन। और ये जो इक्वेशन है ये डी के अंदर बनती है। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या बनाते हैं, हमारा इस इक्वेशन को सोल्व करके हम बनाते हैं हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। अब मैं पहले तुम्हें समझा देता हूं कि अभी तक मैंने क्या किया, एक एग्जांपल लेके। अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल लेके साथ साथ समझा देता हूं कि मैंने यहां तक किया क्या है, ठीक है। तो देखो मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि मैंने कह दिया तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है तुम्हें डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस का 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। जो आरएचएस का एफ एक्स है, जो आरएचएस का एफ एक्स है उसको मैंने क्या बोल दिया, उसको मैंने एफ एक्स को 0 बोल दिया। आरएचएस के अंदर जो एफ एक्स है मैंने उसको क्या बोल दिया, 0 बोल दिया। तो मैंने कह दिया इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करो। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, सबसे पहले यहां से तुम निकालोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, सबसे पहले बताओ तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, फाई डी को 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। फाई डी को 0 के बराबर रखना पड़ेगा। तो फाई डी क्या है, यहां से फाई डी निकालो, क्या आएगा फाई डी। तो ये वाला जो डिफरेंशियल है ये बन गया तुम्हारा डी स्क्वायर, ये बन गया तुम्हारा डी स्क्वायर। यहां से कितना बन गया, माइनस का 5 डी और प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। क्लियर हो गई बात। अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। जनरली हम d को ना m से डिनोट कर देते हैं। जनरली हम क्या मान लेते हैं, d को m मान लेते हैं, ठीक है, m में बना लेते हैं। जनरली हम क्या बना लेते हैं, m में इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये बन जाती है m स्क्वायर माइनस का 5m प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व करके हम इसमें से m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। तुम्हें पता है ये फैक्टराइज हो रही है अच्छे से, m माइनस 2 इंटू में m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। यहां से तुम्हारी जो m की वैल्यू है वो 2 और 3 आ जाएगी। तो पहला काम तुम्हें ये कर लेना है, सबसे पहला काम तुम्हें ये कर लेना है ऑक्सिलरी इक्वेशन, हाँ 6y आएगा, सॉरी 6y आएगा, बिल्कुल ठीक है 6y होगा, हाँ 6y ही है, ठीक है। तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये बन गया m की वैल्यू, ये बन गया तुम्हारा m की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो m है, अब इस m के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा। ये डिपेंड करेगा कि m आया कैसा है, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा जो m है वो आया कैसा है। अब यहां से अलग अलग केसेस बन जाते हैं। देखो पहला केस, केस 1, पहला केस 1 वो बोलता है कि जब तुमने यहां से, मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन को यहां से ये लिख देता हूं, ठीक है, फाई m इज इक्वल टू 0। हम d को क्या लिख देंगे, m लिख देंगे। ये d में भी सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, d में भी सोल्व कर सकते हो, वो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है बस, ठीक है। तो हम वहां से m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। यहां मैं लिख भी देता हूं फाइंड m, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ m। तो सबसे पहले क्या कर लोगे, m की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। अब देखो केस 1 बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। पहला केस तो ये बनेगा, पहला केस तो ये बनेगा कि ऑल एम्स आर डिफरेंट एंड रियल, या रियल एंड डिफरेंट। सारे के सारे जो एम्स हैं वो रियल एंड डिफरेंट है। जितनी भी तुमने m की वैल्यू निकाली वो कितनी आई, रियल आई और डिफरेंट आई। जैसा कि हमारा केस है, ये रियल आ रही है और डिफरेंट आ रही है कि नहीं आ रही है, ये रियल आ रही है और डिफरेंट आ रही है। तो अगर ऐसा है
तो हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। देखो यहां से m तुमने निकाल लिए, क्या क्या आ गए, जैसे m1 आ गया, m2 आ गया, m3 आ गया, ऐसे कितने भी m निकल जाएंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तुम्हारा क्या बनेगा, c1 e की पावर m1x, c2 e की पावर m2x, c3 e की पावर m3x। जहां तक है वहां तक लिखते चले जाओ, जितने भी आए हुए हैं वहां तक लिखते चले जाओ। ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा केस 1 के अंदर। ये क्या बन जाएगा, तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा इसके अंदर। जैसे कि यहां पे देखो तुम्हारी m1 की वैल्यू आ गई 2 और m2 की वैल्यू आ गई 3। तो अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर मैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या लिखना चाहूं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखना चाहूं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा इसका, c1 e की पावर 2x, क्योंकि m1 की वैल्यू 2 है, c2 e की पावर 3x, बस और कोई है ही नहीं। तो ये इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बन गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया। यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं, इसमें नहीं रहता अभिषेक, इसमें नहीं रहता। पहले तो जल्दी से ये बात बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो जल्दी बोलो, शाबाश। आसान है मेरे ख्याल से, यहां तक तो कोई बड़ी बात नहीं है, एकदम सिंपल सा है। ये पहला सबसे आसान केस है, ठीक है, बिल्कुल। नीलेश एकदम ठीक है, नीलेश का। वैशाली बिल्कुल, हाँ मैं वही अगला केस डिस्कस करूंगा, पहले यहां तक बताओ, ठीक है, अगला केस डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गया तुम्हारा केस 1। अब बात आती है केस 2। इसी में ही एक केस और बन जाता है, इसी केस का ही एक सब केस है, ये मान लो, इसी केस का ही एक सब केस मान लो, ठीक है। क्या कहता है कि यहां पे सारे के सारे डिफरेंट आ गए ना, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ रूट सेम आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कि इनमें से कुछ रूट जो हैं वो सेम आ जाए। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे डिफरेंट आए। मान लो 5 रूट निकाले, 5 में से 2 सेम आ गए, 3 सेम आ गए, 4 सेम आ गए, 1 डिफरेंट आ गया, 2 डिफरेंट आ गए, कुछ भी है। तो क्या होगा कि इफ सम एम्स आर सेम, कुछ एम्स, पहले तो रियल लिखा करो, ठीक है, एम सम एम्स इफ all roots are real and some are equal and others are different। तुमने रूट निकाले, तुमने रूट निकाले, पहले तो निकाला तुमने क्या, पहले तो देखा कि रियल हैं सारे के सारे। सबसे पहली चीज तो रियल पे ही है, सबसे पहले तो क्या है, रियल पे ही है। तो वो कह रहा है कि रूट्स तो सारे के सारे रियल है, ठीक है, पर कह रहा है कि कुछ ऐसे रूट है जो उसके अंदर इक्वल बन रहे हैं, जो सेम बन रहे हैं, और बाकी के सारे डिफरेंट है। तो उस केस में हम कैसे लिखेंगे, उस केस में हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे तुम्हारा। देखो माना पहले मैं कह रहा हूं 2 रिपीट करे, ऐसा मान लो कि कितने रिपीट करे, 2 रिपीट करे। तो अगर 2 रिपीट कर रहे हैं तो हम लिख देंगे c1 प्लस c2x, उन दोनों के लिए कंबाइंड एक फंक्शन बना देंगे। जैसे मान लो मैं एग्जांपल देता हूं, पहले लिख देता हूं c1 प्लस c2x और यहां पे e की पावर m1x। ये वो थे जो m1 2 बार आए थे, जो m1 की वैल्यू है वो जो 2 बार रिपीट करी थी, उसके लिए हमने क्या लिख दिया, c1 प्लस c2x e की पावर m1x। और बाकी सबके लिए हम रिपीट करते चले जाएंगे, बाकी सबके लिए हम वही प्रोसेस रिपीट करते चले जाएंगे। c1 आ गया, c2 आ गया, तो c3 e की पावर m2x, c4 e की पावर m3x, ये प्रोसेस ऐसे चलता चला जाएगा। जैसे कि मैं समझाता हूं तुम्हें, देखो मान लो तुमने निकाला m की वैल्यू आ गई 3, या मान लो -1 2 3, तुमने इक्वेशन सोल्व करी, ऑक्सिलरी इक्वेशन सोल्व करी, हाँ x ब्रैकेट के अंदर ही आएगा, बिल्कुल x जो है वो ब्रैकेट के अंदर ही आएगा दीदी। तो जो ऑक्सिलरी इक्वेशन को तुमने सोल्व किया, वहां से ये m की सारी वैल्यूज आ गई। अब तुम देख पा रहे हो कि इसके अंदर जो m की 2 वैल्यूज हैं वो डिफरेंट, जो 2 डिफरेंट वैल्यूज हैं और 2 क्या है, सेम वैल्यूज है।
अगर इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन मेरे को लिखना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में क्या लिखूंगा, देखो इन दोनों के लिए एक कंबाइंड फंक्शन बनाएंगे। कैसा, c1 प्लस c2x e की पावर -1x, e की पावर -1x, ठीक है, प्लस का c3 e की पावर 2x, और 3 के लिए अलग से लिख देंगे c4 e की पावर 3x। ये तुम्हारा बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। एकता पोज नहीं हो रही है बेटा, बारी बारी कमेंट क्यों कर रहे हो? आपका इंटरनेट स्लो है या फिर ऐप में कोई दिक्कत है? बंद करके चला लो, वीडियो ठीक चल रहा है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही तो चल रहा है एकदम परफेक्टली। समझ आया, समझ आया? अगर तीन रूट रिपीट कर जाए तो, तीन रूट रिपीट कर जाए तो अंदर ये पहले कांस्टेंट था फिर लीनियर बन गया। अगर 3 आ जाए तो क्वाड्रेटिक बना दो, c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर और e की पावर -1x। अगर -1 3 बारी आ जाता, -1 अगर 3 बारी आ जाता तो c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर बन जाता, ठीक है। तो ये क्या बन जाता, e की पावर -1x, कुछ इस तरह का बन जाता। 4 बार आ जाता तो इसको पॉलिनोमियल को बड़ा करते चले जाते। तो क्या ये बात समझ में आई? हाँ पप्पू, आज शायद हो भी जाएगा या नहीं भी होगा पप्पू, थोड़ा सा ये पोर्शन बचा हुआ है, इसको मैं पूरा कर लेता हूं। बिल्कुल अवंती थैंक यू सोनू। क्लियर हो गई बात? बोलो हाँ है ना। तो ये पहला केस बन गया जिसके अंदर तुम्हारा क्या होगा, रूट्स जो होंगे वो रिपीटेटिव होंगे, ठीक है, ये रिपीटेटिव रूट्स हो गया। तो ये पहला केस आ गया जिसके अंदर रूट्स क्या आ गए, तुम्हारे रियल आ गए। तो मेरे को उम्मीद है कि ये रियल वाला केस समझ में आ गया होगा तुम्हें। सेकंड केस, थर्ड केस बनता है इसी के अंदर, केस 3। केस 3 बनता है कि व्हेन द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंट। जब जो रूट्स निकाले तुमने वो क्या है, कॉम्प्लेक्स आए पर डिफरेंट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स आए पर वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो देखो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। देखो तो मान लो तुमने m की वैल्यूज निकाली और m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स आ गई, जैसे कि, थैंक यू सोनू, थैंक यू। अच्छा रितिका, रितिका ठीक है रितिका। तो अगर तुमने m की वैल्यूज निकाली और वो आ गई मान लो अल्फा प्लस आयोटा बी। अब तुम्हें एक बात पता है कि नहीं पता है, मैं तुम्हें बता दूं, जब भी किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं और उसका रूट अगर कॉम्प्लेक्स आता है, जब भी हम किसी इक्वेशन को सोल्व करते हैं और अगर उसका रूट कॉम्प्लेक्स आता है तो वो हमेशा कॉम्प्लेक्स पेयर्स में मिलते हैं। पता है तुम्हें ये बात? कभी भी कॉम्प्लेक्स रूट अकेला नहीं मिलेगा तुम्हें, कभी भी जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स रूट है वो अकेला नहीं मिलता है। कॉम्प्लेक्स रूट जो होता है वो हमेशा पेयर्स में मिलता है। अगर तुमने किसी इक्वेशन को सोल्व किया और अगर उसका a प्लस आयोटा बी तुम्हें रूट मिला है तो a माइनस आयोटा बी उसका रूट जरूर से जरूर मिलेगा, जरूर से जरूर उसका रूट मिलेगा ही मिलेगा। तो ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ये हमेशा किस में एग्जिस्ट करते हैं? ये हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, बिल्कुल एक दूसरे के कंजुगेट होते हैं, दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट पेयर्स होते हैं, बिल्कुल। तो ये चीज अच्छे से पढ़ी होगी तुमने। तो अगर मैं यहां पे तुम्हें कह रहा हूं कि अल्फा प्लस आयोटा बी एक रूट आया होगा तो ये अंडरस्टूड है कि दूसरा रूट अल्फा माइनस आयोटा भी आया ही आया होगा। अल्फा माइनस आयोटा भी उसका रूट आया ही आया होगा। मानते हो कि नहीं मानते हो? बोलो बोलो। अरे कृष्णा भाई, अगर सेकंड क्लास है तो बेटा बैकलॉग तो देख के ही पूरा होगा, और अब उसको में क्या सॉल्यूशन है? अपना टाइम मैनेजमेंट करो और देख लो यार, एक बार लग के अच्छे से
वीकेंड्स पे एक बार लग के 5-7 क्लास एक बार में देख के पढ़ लो। अब दूसरी क्लास है तो क्या कर सकते हैं हम, अब पढ़ना तो पड़ेगा। तो m क्या आ गया, अल्फा प्लस आयोटा भी, अल्फा माइनस आयोटा भी। और मैंने माना कि बचे हुए जितने भी रूट्स हैं तुम्हारे, वो क्या आ गए, डिफरेंट आ गए। मान लो m3, m4, m5 वो रियल भी आ गए, और बचे हुए क्या है तुम्हारे, रियल है। यहां पे मैं लिख भी देता हूं, एंड रेस्ट आर रियल। जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कॉम्प्लेक्स आ जाए, ऐसा भी हो सकता है कुछ रियल आ जाए, रेस्ट आर रियल। तो उस केस में देखो हम कैसे लिखेंगे, उस केस के अंदर हम कैसे लिखेंगे तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। इस केस के अंदर हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखेंगे, देखो इन दोनों के लिए कंबाइंड लिखना है, इन दोनों के लिए कंबाइंड लिखना है। क्या, देखो e की पावर अल्फा एक्स जो रियल पार्ट है, e की पावर अल्फा एक्स जो रियल पार्ट है ना, उसको पहुंचा देना है पावर में, e की पावर अल्फा एक्स C1 कोस एक्स, C1 कोस इमेजिनरी पार्ट बीटा एक्स प्लस में C2 साइन इमेजिनरी पार्ट बीटा एक्स। ठीक है, इन दोनों का काम हो गया पूरा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स रूट्स का काम हो गया पूरा। इनके लिए दो कांस्टेंट आ गए आर्बिट्रेरी। ये दो रूट्स, देखो सीधी सी बात ये है, जितने रूट है ना उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होने चाहिए, जितने रूट्स आए हैं ना उतने आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मिलने चाहिए। तो ये दो रूट आए थे, इन दोनों के लिए आर्बिट्रेरी कांस्टेंट C1 और C2 आ गए। अब बचे हुए सारे रियल है, तो उनको लिख दो क्या, C3 e की पावर m3x, C4 e की पावर m4x, ये ऐसे चलता चला जाएगा तुम्हारा। तो इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट ये हो जाएगा। कॉलेज वाला टाइम कंज्यूमिंग बहुत होता है, धीरे धीरे करवाना पड़ता है, क्योंकि तेज करवा नहीं सकते ना, समस्या हो जाती है। अब जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया कि तुमने m की वैल्यू निकाली, तो ये आ गई 2 प्लस माइनस 3 आयोटा -3 और प्लस का 4, माना ये आ गई तुम्हारे पास। ठीक है, तो ये तुमने ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व किया और ये आ गए। तो अब मैं यहां से तुमसे कहूं कि तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखो यहां से, तो कैसे लिखोगे यहां से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो देखो इन दोनों के लिए एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखा जाएगा e की पावर 2x, रियल पार्ट कितना है 2, ये तो अल्फा का काम कर रहा है, और इमेजिनरी पार्ट है 3, तो बीटा का काम कर रहा है 3। तो e की पावर 2x C1 cos 3x प्लस का C2 sin 3x, ये तो हो गया इन दोनों का काम पूरा। और प्लस में C3 e की पावर माइनस का 3x प्लस का C4 e की पावर 4x, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से बताओ, शाबाश, हाँ है ना, बोलो। जल्दी जल्दी जल्दी, इतना टाइम नहीं है, मैं आगे चल रहा हूं। ठीक है, अब इसके अंदर ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स भी रिपीट कर जाए, ऐसा भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर जाए। ठीक है, झारखंड से हो पप्पू, वेरी गुड। तो इसमें भी हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर जाए, है ना, कॉम्प्लेक्स रूट भी क्या कर जाए, रिपीट कर जाए। जैसे कि केस 4 बना देते हैं इसी के अंदर हम। केस 4 क्या कहता है, अगर कॉम्प्लेक्स रूट भी रिपीट कर जाए, जैसे कि मान लो तुमने m की वैल्यू निकाली, तो m की वैल्यू एक बार आ गई तुम्हारी अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी, एक बार ये आ गया, एक बार और आ गया अल्फा प्लस माइनस आयोटा भी, तो ये रूट्स आपस में रिपीट कर गए। कॉम्प्लेक्स वाले भी दो बार आ गए। अगर 2 प्लस माइनस 3 आयोटा एक बार आया, तो एक बार और भी आ रहा है 2 प्लस माइनस 3 आयोटा। और फिर उसके बाद तुम्हारे जितने भी थे वो रियल रिपीट करते, रियल डिस्टिंक्ट आते जा रहे हैं, M3 M4 ऐसे। ठीक है, तो
तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या बनेगा, देखो इन दोनों के लिए एक कंबाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बनेगा। जैसे तुमने रियल वालों के लिए बनाया था वैसे ही यहां बनेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे रूट कितने हो गए, 4, यहाँ पे रूट हो गए 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 हो गए। तो हमारे कितने आएंगे, हमारे कितने आएंगे, वो क्या बोलते हैं यार अपने दिमाग से, हाँ हमारे जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है वो कितने आने चाहिए, एक तरीके से 4 आने चाहिए। पर जो 4 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, 2 इसके और 2 इसके वो सेम बनेंगे, 2 इसके और 2 इसके वो सेम बनेंगे। कैसे देखो, तो हम यहाँ पे कंबाइंड कैसे लिखेंगे, e की पावर अल्फा एक्स रियल पार्ट। अब यहां पे जो हमने C1 स्केलर लिखा था वो C1 स्केलर ना होके C1 प्लस C2x बन जाएगा, जैसा हमारे रियल में बना था, जैसा हमारे रियल में बना था, है ना। तो e की पावर सॉरी कोस बीटा एक्स प्लस में C1 प्लस में C2x साइन बीटा एक्स, साइन बीटा एक्स। वो समझो ना कि दोनों के दोनों रिपीट कर रहे थे, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अपना अपना खा गए, जैसे रियल पार्ट के अंदर हुआ था। रियल पार्ट में भी तो ऐसे ही हुआ था, M1 ही दोनों को खा गया था, M1 के लिए ही आ गए थे दोनों, समझ रहे हो, M1 के लिए ही आ गए थे दोनों। तो सिमिलरली यहां पे अल्फा प्लस आयोटा भी, अल्फा प्लस आयोटा भी दोनों के दो दो यहीं आ जाएंगे। तो ये बन गया इस केस में, और बचे हुए तुम्हारे रिपीटेटिव वो चलते जाएंगे जैसे चल रहे, ठीक है। तो ये कितना हो गया तुम्हारा C3 e की पावर m3x प्लस में C4 e की पावर m4x, ठीक है। ठीक है निधि, क्लियर हो गई बात। अच्छा हाँ, ये बात तुम सही कह रहे हो, यहां पे स्केलर चेंज हो जाने चाहिए क्योंकि साइन वाले स्केलर चेंज हो गए। हाँ ठीक है ठीक है, खाएगा नहीं भाई, यहां पे स्केलर चेंज हो जाएंगे ना। हाँ ठीक है, C3 प्लस C4x आने पड़ेंगे, ठीक बात है, ठीक बात है, बिल्कुल बिल्कुल। साइन के अंदर C3 प्लस C4 होगा, मैं खुद के कंसेप्ट में ही यहाँ पे गलती कर रहा था। 4 स्केलर आने चाहिए, बिल्कुल चारों आएंगे, ये रिपीट थोड़ी ना करेंगे। यहाँ पे कोस वाला आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अलग है और साइन वाला अलग है, कोस वाला अलग है और साइन वाला अलग है, तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे C3 और C4 आ जाएंगे, ठीक है ठीक है। तो एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं, एक एग्जाम्पल लिख के देखते हैं। मान लो मैंने m की वैल्यू लिखी -3 प्लस -5 आयोटा, -3 प्लस -5 आयोटा, मान लो बस इसका ही लिखना है, इसका ही लिखना है, ठीक है, इसका ही लिखना है। हाँ लास्ट में कहा, अरे हाँ उसको भी चेंज करो यार, अब फिर वो सेम हो गए ना, इनको चेंज कर लो, बिल्कुल ये तो कर लो C5 और ये हो जाएगा तुम्हारा C6, ठीक है, ऐसे चलते चले जाएंगे, ठीक है। तो अगर इसका लिखना है हमें, अगर इसका लिखना है हमें, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा तुम्हारा, e की पावर -3x C1 प्लस C2x cos 5x प्लस C1 प्लस C3 प्लस C4x साइन 5x, बिल्कुल ये हो जाएगा, क्लियर। बस ये इतना ही हो जाएगा, क्लियर हो गई बात। डन। तो अब देखो कुछ क्वेश्चन करते हैं यहां तक पे बेस्ड, यहां तक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करवाता हूं मैं, तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लगेगा। नहीं भाई लंबा नहीं है, काफी अच्छा है, छोटे छोटे क्वेश्चन आए हुए हैं तुम्हारे एग्जाम में, बहुत आसान आसान, बहुत आसान आसान क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो मैं अभी क्लास शुरू होने से पहले देख रहा था क्या कुछ आया हुआ है। देखो जैसे कि मैं तुम्हें देता हूं एक क्वेश्चन, बताओ कह रहा है, फिर मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाऊंगा। कह रहा है द सॉल्यूशन ऑफ d² y ओवर dx² माइनस y इज इक्वल टू 0 इज,
ठीक है, ये टीजीटी में ही आया हुआ है। पहला ऑसिलेटरी, दूसरा एक्सपोनेंशियल, तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिक और चौथा नन। चौथा नन। यार वेटेज हर साल चेंज होती है, मैं कैसे बता दूं वेटेज कि इस साल इसमें से 5 ही क्वेश्चन आएंगे, इस साल इसमें से 7 ही क्वेश्चन आएंगे। प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखो, हर साल एग्जामिनर उसको चेंज करता है। हर साल जो एग्जामिनर है तुम्हारा पैटर्न को चेंज करता है, हमें पढ़ना तो पड़ेगा जो सिलेबस में। वेटेज का कैसे बता दूं मैं? डिफरेंशियल इक्वेशन से 2 क्वेश्चन आएगा, 3। हाँ वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल के हैं रितिका, एम डी वाई एन डी एक्स ये सब मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो देखो ये तुम्हारी क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 1, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी। यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस माइनस 1। रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है, रियल भी है और डिस्टिंक्ट भी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, c1 प्लस ई की पावर x प्लस में c2 ई की पावर माइनस x, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन बन रहा है। तो इसके अंदर ऑसिलेटरी जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। ऑसिलेट कौन करता है, ऑसिलेट साइन और कोस करते हैं। ऑसिलेट कौन करते हैं, साइन और कोस करते हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं दिख रहा, एक्सपोनेंशियल दिख रहे हैं दोनों के दोनों, तो एक्सपोनेंशियल हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। एक क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए था बस। अब मैं चलता हूं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। अब मैं चलता हूं किस पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे। ऐसे ही होता है। तो अब मैं पर्टिकुलर इंटीग्रल पे चलता हूं। देखो अब वो कहता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। अब वो कहता है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा। सबसे पहले तो एक यहां पे एक चीज मेंशन कर लो कि जब हम क्या निकाल लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लेते हैं, तो हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका कंप्लीट सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस का पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये एक लीनियर होमोजेनियस इक्वेशन का क्या होता है, तुम्हारा कंप्लीट सॉल्यूशन होता है। तो y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया था तुम्हें ये वाला, इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा ही नहीं क्योंकि एफ एक्स 0 है इसके अंदर। हाँ बिल्कुल कर देंगे आशी 110%, कल से स्टैटिक्स 100% शुरू कर देंगे। यहां पे क्या है तुम्हारा, पर्टिकुलर इंटीग्रल तो है ही नहीं क्योंकि एफ एक्स की वैल्यू 0 है। तो इसलिए हमारा जो था सॉल्यूशन वो सी एफ प्लस का पी आई तुम्हारा 0 हो गया। इसलिए इसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा, इसलिए इसका सॉल्यूशन हमेशा ये हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब देखो अब हम निकालते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल से पहले 2 चीजें देखनी है, ठीक है। सबसे पहले तो ये चीज देखनी है, हाँ ठीक है निधि। सबसे पहले तो तुम्हें देखनी है कि d का मतलब क्या होता है। तुम्हें पता है d का मतलब क्या होता है। d का मतलब होता है, d के आगे अगर सपोज मैंने y लिखा है तो d का मतलब क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। d क्या होता है तुम्हारा, डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है। तो d रेफर करता है डिफरेंशिएशन को। d किस चीज को रेफर करता है, d रेफर करता है डिफरेंशिएशन को। d रेफर करता है डिफरेंशिएशन को। अगर मैं 1/d कर दूं, अगर मैं 1/d कर दूं तो 1/d का क्या मतलब है। अगर मैं 1/d कर दूं तो ये क्या कर दिया मैंने, डिफरेंशियल ऑपरेटर का इनवर्स कर दिया। ये क्या कर दिया मैंने, जो डिफरेंशियल ऑपरेटर था उसका इनवर्स कर दिया। और डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर कौन होता है, इंटीग्रेशन होता है। डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर क्या होता है तुम्हारा, इंटीग्रेशन होता है। आई बात समझ में। तो ये अगर मैं 1/d लिख रहा हूं और इसके आगे y लिख रहा हूं
तो इसका मतलब क्या है कि हमें इंटीग्रेशन करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। तो d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन और 1/d का मतलब हो गया इंटीग्रेशन, क्योंकि इनवर्स ऑपरेटर कर दिया हमने। और डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर कौन होता है? डिफरेंशिएशन का इनवर्स ऑपरेटर होता है तुम्हारा कौन? इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले तुमने यहां से जो ये fd या phi d फंक्शन निकाला था हमने यहाँ पे, हमने जो यहाँ पे ये phi d फंक्शन निकाला था, इसका यूज करना है हमें fx पे, इसका यूज करना है हमें किस पे? fx पे। इस phi d को हमें fx पे ऑपरेट करवाना है इनवर्स लगा के, इनवर्स लगा के, ठीक है। इसका इनवर्स ऑपरेटर बनाएंगे और इस पे ऑपरेट करवा देंगे। अब इसके अलग अलग रूल है, इसके क्या है? अलग अलग रूल है, ऐसे ही नहीं लगा देंगे, ठीक है। हर रूल कुछ कहता है, उस रूल के अकॉर्डिंग ही हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है। पहला रूल क्या है? देखो, पहला रूल तो यही है कि अगर मैं 1/d ऑफ x करवा रहा हूं, x कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इसका तो सीधा सा मतलब ये है कि x का इंटीग्रेशन कर दो भाई, x का इंटीग्रेशन कर दो x के रिस्पेक्ट में, x का इंटीग्रेशन कर दो किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। पहला तो यही है, ठीक है, पहला तो रूल यही है। दूसरा रूल क्या कहता है? देखो तुम्हें, दूसरा रूल ये है, दूसरा रूल कहता है अगर 1/d माइनस a रेज टू द पावर n है और यहां पे लगा हुआ है e की पावर ax। हाँ, टीजीटी में बेसिक बेसिक आता है गौरव, टीजीटी में बेसिक बेसिक आता है, पर आता है। पहले तो चलो पावर को हटा लो, बिना पावर के देख लो, पहले तो पावर को हटा लो। अगर कुछ ऐसा है कि हमारा जो fx दिया हुआ है, हमारा जो fx है ना, ये fx, इस fx की बात हो रही है। अगर ये जो fx है ये क्या है? e रेज टू द पावर ax है, काफी पीछे चले गए। fx जो है वो क्या है? e रेज टू द पावर ax टाइप का। और जो phi d है, phi d क्या है? देखो phi d क्या है? d माइनस, क्या लिखा था? d माइनस a, ठीक है। phi d क्या है तुम्हारा? d माइनस a, और fx क्या है? e की पावर ax। अगर इस टाइप का है दोनों चीजें, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा? मैं एक बार ना रूल लिखवा देता हूं सारे। हाँ, कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आज पूरा हो जाए, कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आज पूरा हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे? देखो क्या करेंगे, हमें क्या करना होता है? हमें e की जो पावर में है, यहां ध्यान से सुनना, जो e की पावर में a लिखा हुआ है, x का कोफिशिएंट है, उसको उठा के यहां रखना होता है। हमें उसको उठा के क्या करना होता है? यहां रखना होता है, सीधा सा। क्या करोगे? जैसे कि मान लो मैंने तुम्हें कह दिया 1/d माइनस 5 है और e की पावर में कितना लिखा हुआ है? मान लो 7x लिखा हुआ है। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा? ये पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल नवनीत, फिर तो करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो e की पावर में 7x है और अपोन में क्या है? d माइनस 5। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें इस 7 को उठा के यहां रख देना है। तो जब 7 को उठा के d की जगह रख दोगे तो कितना बन जाएगा तुम्हारा? e की पावर 7x और अपोन में 7 माइनस 5। ये पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया बिल्कुल, ठीक है। तो e की पावर 7x बाई 2 ये बन जाएगा। हाँ बिल्कुल दीपक, ऐसे ही करेंगे। आ रही है बात समझ में? तो हमें e की पावर ax दिया है और यहां पे d दिया है, तो कुछ नहीं करना, d की जगह a रख देना है, d की जगह a रख देना है, ठीक है। अब यहां पे मैंने ऐसी सिचुएशन बनाई है कि अगर मैं यहां पे a यही है और a यही है, तो अगर मैं यहां पे a रख दूं, चलो एक तुम जनरल लिख लो इसको, कि सपोज मैं क्या कहूं तुमसे, यहां पे a मत लो, पहले और कुछ लिख लो, इसीलिए कंफ्यूज हो रहे हैं हम। यहां पे ना पहले b लिख लो, मैं तुम्हें एक्सेप्शन पहले करवा रहा हूं। तो अगर अब यहां पे मेरे को इसका इंटीग्रेशन करना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रेशन करना है, तो क्या करेंगे? जो e की पावर में x का कोफिशिएंट है उसको उठाओ और d की जगह रख दो। तो जब d की जगह रख दोगे तो क्या बन जाएगा? 1/b माइनस a और e की पावर bx। ये समझ लो ऐसे, ये समझ लो ऐसे, ठीक है। यहां पे b ले लो, फिर मैं अब अगला करवाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो b यहां रख दिया मैंने d की जगह, ये हो जाएगा सीधा सा। पर अगर मैं अब तुमसे कहूं जो मैंने अभी अभी लिखा था, क्या
यहां पे भी d माइनस है और यहां पे भी e की पावर ax हो जाए तो क्या दिक्कत होगी? हाँ बिल्कुल हो, अभी तो हो। टीजीटी के लिए एमएससी करनी पड़ेगी, बिल्कुल नवनीत। तो अगर अब यहां पे मैं a रख दूं, सोचो अगर मैं यहां पे a रख दूं, जैसे मैंने क्या लिखा था, e की पावर 7x और बाहर मैंने ऑपरेटर लगाया था d माइनस 7। अगर अब मैं यहां पे 7 रख दूंगा तो ये क्या डिनोमिनेटर में 0 नहीं बन जाएगा? ये डिनोमिनेटर में 0 बन जाएगा और ये चीज डिफाइंड नहीं होगी। उस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल डिफाइंड नहीं होगा। पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर डिफाइंड नहीं है तो हम क्या करते हैं, हम नीचे वाले का d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। हम नीचे वाले का क्या कर देते हैं, d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देते हैं। अब इसका d के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो 1 आएगा, पर हम क्या करते हैं, ऊपर एक x से मल्टीप्लाई करवा देते हैं। जितनी बार डिफरेंशिएशन किया, जितनी बार d के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किया उतनी बार ऊपर x से मल्टीप्लाई किया और नीचे ये बन जाता है 1 और फिर ये e की पावर ax ही आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, e की पावर ax ही आ जाएगा। आई बात समझ में? तो अब अगर इसका डिफरेंशियल मेरे को निकालना है, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर मेरे को निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जितनी बार डिफरेंशिएशन करोगे उतने x आते जाएंगे। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो यहां लगा दिया x और क्या हो गया, e की पावर 7x और अपॉन में यहां पे कितना हो जाएगा तुम्हारा 1। तो ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। ये इसका क्या बन जाएगा तुम्हारा पर्टिकुलर इंटीग्रल। अब ये मैंने क्यों बताया है तुम्हें, एक्चुअली में मैं ये बताता बताता कहां आना चाह रहा हूं, ये एक्चुअली 4 मैंने पॉइंट बना दिए पर ये एक ही पॉइंट है। ये इसका डेरिवेटिव बताओ मेरे को जरा, ये क्या डेरिवेटिव बोल रहा हूं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बताओ क्या बनेगा। d माइनस ए की पावर n और e की पावर ax, इसका बताओ क्या बनेगा। मैं अभी एक एग्जांपल लूंगा फिर तुम अच्छे से समझ जाओगे। अब यहां पे जैसे कि मान लो मैं एक साथ साथ एक एग्जांपल लू, पहले एग्जांपल से ही समझते हैं। मान लो e की पावर 2x है, यहां पे मैंने लिखा हुआ है d माइनस 2 का क्यूब, d माइनस 2 का क्यूब। अब देखो इसका करना है मान लो हमें, ठीक है। तो अगर मैं d की जगह 2 रख दूं तो 0 बन रहा है, d की जगह अगर मैं 2 रख दूं तो 0 बन रहा है, केस ऑफ फेलियर हो रहा है, ठीक है। d की जगह अगर मैं 2 रखूं तो केस ऑफ फेलियर 0 बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा, d का एक बार डिफरेंशिएशन करके देखूंगा। तो एक बार डिफरेंशिएशन किया तो यहां तो आ गया x और ये बन गया e की पावर 2x और नीचे कितना आ गया, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 3 इंटू में d माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक, आशीष, सोनाली, बिल्कुल ठीक है। अब मैं कोशिश करके देखूंगा कि फिर से रख दूं। अब मैं कोशिश करके देखूंगा कि मैं फिर से लिख दूं। अगर मैं फिर से, ये e की पावर x एक्चुअली में ना आगे लिखा जाता है बेसिकली, वैसे यहां लिखा जाता है, यही लिखा रहने तो e की पावर 2x। अब मैं एक बार और कोशिश करूंगा, मैं एक बार और कोशिश करूंगा तो अभी भी 0 बन रहा है। एक बार मैंने क्या किया, ऊपर x लिख दिया और नीचे डेरिवेटिव कर दिया। एक बार और अगर मैं 2 रखूंगा तो फिर 0 बन जाएगा। तो मैं एक बार और डेरिवेटिव करूंगा तो एक x और आ जाएगा, ऊपर बन जाएगा x स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 3 इंटू में 2 d माइनस 2 की पावर 1 और यहां पे ये e की पावर 2x। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा, मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा तो ये एक बार और 0 बन रहा है, तो मैं एक बार और डेरिवेटिव कर दूंगा तो ये बन जाएगा x क्यूब और नीचे आ जाएगा तुम्हारा 3 2 1 और ये तो इसका डेरिवेटिव तो 1 हो गया, ये हो गया e की पावर 2x। तो ये क्या बन गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल, ये बन गया तुम्हारा क्या, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल e की पावर 2x। ये इसका फाइनली पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा। तो अगर मैं यहां पे n पावर लिख रहा हूं तो कितनी बार x मल्टीप्लाई होएगा, n बार x मल्टीप्लाई होएगा, अपॉन में आ जाएगा n फैक्टोरियल और e की पावर ax आ जाएगा और e की पावर क्या आ जाएगा तुम्हारा ax आ जाएगा। बोलो अब समझ आया कि नहीं आया, बताओ क्या ये बात अब क्लियर है? हाँ है ना। इस वाले को थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं मैं यहां पे। मान लो यहां पे तुम्हारा कुछ भी हो, पाई डी ही है, कोई भी है तो उसके अंदर बस x रख दो, ठीक है। उसके अंदर d की जगह क्या रख दो, a रख दो, d की जगह क्या रख दो, a रख दो।
ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आता है कि अगर आरएचएस के अंदर कोई इस तरह का ही फंक्शन है, आरएचएस के अंदर कोई सिंपल पोलिनोमियल फंक्शन है, तो क्या करेंगे? इसको हटा देता हूं मैं। फिफ्थ क्या कहता है, अगर यहां पे कोई नीचे लीनियर फैक्टर है और यहां पे कोई एक्स है, यहां पे कोई एक्स है और यहां पे क्या है तुम्हारा, बस एक नीचे लीनियर फैक्टर है, तो वो क्या होगा, ई की पावर ए एक्स तो बाहर लिखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे एक्स के साथ ई की पावर माइनस ए एक्स डी एक्स का। मुझे नहीं लगता इतना डेप्थ में पूछेगा, ठीक है। नहीं, कुछ डिफरेंस नहीं है पूनम, खास डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम ही है, ठीक है। अगर यहां पे x है, सिंपल कोई पोलिनोमियल फंक्शन है, और यहां पे सिर्फ लीनियर फैक्टर है d माइनस ए, जैसे d माइनस 2, d माइनस 5, तो हम क्या करेंगे, e की पावर माइनस ए एक्स को बाहर रखेंगे और इंटीग्रेशन कर देंगे x का e की पावर माइनस ए एक्स के साथ, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल तुमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने चले हो, तुम d माइनस 2 और माना x स्क्वायर है, d माइनस 2 और यहां पे क्या है, x स्क्वायर है, तो तुम इसको कैसे सोल्व करोगे, e की पावर a की वैल्यू कितनी है, 2x, तो यहां पे तो आ जाएगा तुम्हारा 2x और इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x dx का, e की पावर 2x x स्क्वायर e की पावर माइनस 2x dx का। यहां पे बाई पार्ट से इसको सोल्व करेंगे, बाई पार्ट से सोल्व करेंगे तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा ये है, पूरा लेक्चर लग गया इसके अंदर। थर्ड वाला देखो क्या है, थर्ड वाला कहता है, हाँ कोस ए एक्स और वही वाला करवाऊंगा, थर्ड कह रहा हूं, सिक्स्थ आ गए, सिक्स्थ रिजल्ट पे आ गए। सिक्स्थ क्या कहता है, 1/, अगर सपोज फाइव डी दिया हुआ है और कोस ऑफ ए एक्स लिखा हुआ है, अगर 1/5d लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, कोस ऑफ ए एक्स लिखा हुआ है, तो जैसे यहां पे तुमने d की जगह क्या रखा था, d की जगह a रख दिया था, ठीक है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन में से आएगा आदर्श, जब डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये उसके अंदर से आएगा d माइनस ए एफ 5d। में अभी एग्जाम्पल कराऊंगा जब समझ आ जाएगा, सब्र रखो। वो कहता है अगर 1/5d है और कोस ऑफ ए एक्स है, ऐसा कुछ है, एफ एक्स की जगह क्या दिया है, कोस ऑफ ए एक्स, तो जैसे तुमने यहां पे, अरे यार ये तो खत्म हो गया ना, यहां पे इसको लिखना पड़ेगा 1/5b लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे तुमने यहां पे क्या किया था, जैसे तुमने क्या किया था, इस b को उठा के d की जगह रख दिया था, तुमने b को उठा के d की जगह रख दिया था, तो अगर ऐसा कुछ है तो तुम क्या करोगे, तुम 1/d की जगह क्या रख दोगे, माइनस का a स्क्वायर रख दोगे, जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करोगे और उसका नेगेटिव रख दोगे d की जगह पे, और यहां पे कोस ए एक्स ही रहने दोगे, यहां पे कोस ए एक्स ही रहने देंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने तुमसे कह दिया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, जैसे कि मैंने तुम्हें कह दिया इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो 1 माइनस डी माइनस 4 ई की पावर 4x, तो बताओ क्या आएगा। मान लो मैंने तुमसे कह दिया इसका ई की पावर x नहीं, कोस 4x, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बताओ क्या आएगा। बताओ, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आएगा ये बताओ। तो हमें क्या करना है, d की जगह पे माइनस का a स्क्वायर रखना है, माइनस a स्क्वायर कितना बनेगा, माइनस का 16, हमें d की जगह पे क्या रख देना है, हाँ बिल्कुल रटना ही पड़ेगा, इनको रूल्स को याद रखना पड़ेगा। d की जगह पे हमें क्या रखना है, माइनस का 16, d की जगह पे हमें रखना है माइनस का 16, तो d की जगह क्या रख दो, माइनस का 16, 1/- माइनस का 16 माइनस का 4, और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा कोस 4x, तो ये फाइनली बन जाएगा माइनस का 1/20 कोस 4x, माइनस का 1/20 कोस 4x। अब यहां भी ये सिचुएशन हो सकती है
यहां भी ये सिचुएशन हो सकती है कि तुम जैसे इसको पुट करो वो 0 बन जाए। ऐसा भी हो सकता है ना कि तुमने यहां पे -a² रख दिया और वो क्या बन जाए, 0 बन जाए। जैसे कि मान लो मैं तुमसे कह देता कि यहां पे d-4 की जगह पे d+16 है। मान लो मैं ये कह देता क्या है, d+16 है, तो अगर d की जगह तुम -16 रखते तो ये 0 बन जाता। तो यहां भी वही चीज करनी है। हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे व्हेन फाई ऑफ -a² इज इक्वल टू 0। अगर फाई ऑफ a² तुम्हारा 0 बन जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऊपर डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर तो x लगा देंगे और नीचे डेरिवेटिव कर देंगे d के रिस्पेक्ट में। नीचे क्या कर देंगे, हम फाई d का डेरिवेटिव कर देंगे और चलने देंगे जब तक हमारा प्रोसेस चलता जाएगा, इतने चलाते रहेंगे, है ना। वही सेम जो यहां पे किया था। जैसे ये वाला अगर मेरे को करना है, अब ये क्या बन रहा है, 0 बन रहा है डिनोमिनेटर में, तो इसको मैं कैसे करूंगा, ऊपर तो मैं x से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, नीचे 1 बन जाएगा और ये cos 4x ही बन जाएगा। आ गई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, ये प्रोसेस को ऐसे चलाते चलेंगे जब तक ये सोल्व नहीं हो जाता। सेम टू सेम फोटोकॉपी साइन के लिए रहेगा, सेम फॉर साइन AX, सेम टू सेम प्रोसेस चलेगा तुम्हारा साइन AX के लिए। हाँ ये बात सही कह रही है वैशाली, यहां पे जो हमें करना है वो d² की जगह करना है। बिल्कुल वैशाली, ये बात सही कह रही है, बिल्कुल ये होता है ना, एक बार कंफर्म करना, d² की जगह रखना है ना a², d² की जगह a² रखना है, बिल्कुल सही बोल रहे हो, d² की जगह a² रखना है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। ये भी मैंने गलत बता दिया तुम्हें, रिप्लेस यहां लिख देता हूं मैं d² बाई -a², बिल्कुल d की जगह नहीं होता है, d² की जगह होता है ना। तो अगर तुम्हें इसको सोल्व करना था तो कैसे करोगे, जो मैंने लिखा था d-4 cos 4x को, अगर इसको सोल्व करना है तो कैसे करोगे, फिर इसको कैसे सोल्व करोगे बताओ। इसको कैसे सोल्व करोगे, यहां तो d² है ही नहीं, तो हम इस केस में क्या करेंगे, फिर इस केस में ना हम रेशनलाइजेशन कर लेंगे। इस केस के अंदर हम क्या कर लेंगे, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, d+4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और d+4 से क्या करवा देंगे, डिवाइड करवा देंगे। ऐसे हम ऐसे क्या हो जाएगा, ऊपर तो बन जाएगा d+4 और नीचे हो जाएगा d² - 16 और ये क्या बन जाएगा तुम्हारा cos 4x, ये क्या बन जाएगा तुम्हारा cos 4x। अब यहां पे तो 4 की जगह क्या रख दोगे, माइनस का, सॉरी यहां पे तो 4 की जगह क्या रख दोगे, -16, यहां पे क्या रख दोगे, -16, तो ये बन जाएगा d+4 cos 4x अपॉन में -32 बन जाएगा, अपॉन में बन जाएगा -32। और फिर ये जो d+4 है ना, इसको ऑपरेट करवा देंगे cos 4x पे, d+4 जो है वो cos 4x पे ऑपरेट हो जाएगा, कैसे, -1/32। जब cos 4x d पे आके ऑपरेट होएगा तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा कितना, -4 sin 4x और यहां पे 4 से सीधा सा मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर उस केस में ये ऐसे होगा, फिर उस केस में ये ऐसे होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना d² की जगह होगा, बिल्कुल। मैं आज कोई रेफरेंस लेके नहीं बैठा अपने साथ, इसलिए दिक्कत आ रही है थोड़ी सी, कोई बुक लेके नहीं बैठा आज मैं। और कोई बचता है, और कोई बचता है अब इसके अंदर, और तो कोई नहीं बचता। बट सर d² की जगह -a² है ना, हाँ तो मैंने यही तो किया है, d² की जगह -a² रखा है, d² की जगह -a² रखोगे तो माइनस का 16 हो जाएगा, -16 -16 माइनस का 32 ही तो आएगा, माइनस का 32 ही तो आएगा, समझ रहे हो।
अगर डी स्क्वायर की जगह में माइनस का 16 रखूंगा तो -32 ही तो आएगा। ठीक है, आ रहा। और कोई बचता है? एक और होता था इसके अंदर कुछ, क्वेश्चन करवाऊंगा। एक रूल और बचता है मेरे को ऐसे लगता है, एक्सेप्शनल केस ये तो हो गया। और कोई केस बचता है इसके अंदर? कोई और रूल है? कोई और रूल है? एफ एक्स इज इक्वल टू 1 तो एक्स में आ गया ना दिवाकर। शुभम -128 कैसे आएगा? एक टाइप और बचता है कुछ, मेरे को याद आ रहा है। वो बोलता है शायद 1/f(d) e की पावर ax की मल्टीप्लाई अगर किसी दूसरे फंक्शन से हो रही है, कुछ ऐसा होता है शायद, है ना? कुछ ऐसा होता है ना, e की पावर की मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से होती है, शायद ऐसा कुछ होता है। उसमें वो कहता है कि अगर e की पावर ax को बाहर निकाल दिया, e की पावर x को तो बाहर निकाल दो और d को रिप्लेस कर दो 1/d प्लस a से। d को रिप्लेस कर दो d प्लस a से और यहां लिख दो u प्लस एक्स, ux। अब जो इसके बाद पीछे रूल बनेगा, अब जो इसके बाद पीछे का रूल बनेगा वो सेम बनेगा। ठीक है, ये ux कोई भी फंक्शन हो सकता है, ये ux तुम्हारा कोई भी फंक्शन हो सकता है। जैसे कि मान लो मैंने यहां पे लिख दिया कुछ भी, डी स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 e की पावर 2x और इनटू में sin x लिखा हुआ है, ये है। तो इसका कैसे करोगे? ये तो आ जाएगा पूरा का पूरा बाहर, e की पावर 2x 1/d की जगह क्या लिख देंगे, d प्लस 2 का स्क्वायर, और यहां पे भी d की जगह लिख देंगे d प्लस 2 माइनस का 3 और इनटू में sin x। फिर इसका ऐसे कर देंगे। हाँ वो इसके ही अंदर आ गया निधि, वो भी इसी के अंदर आ गया। हाँ v इज ए फंक्शन ऑफ x, u लिखा हुआ है, u इज ए फंक्शन ऑफ x। ठीक है दीपक, u इज ए फंक्शन ऑफ x। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूं, अगर और कोई रूल होगा मेरे को ध्यान आया बीच में तो कर देंगे। इतना ये वाला रूल तो नहीं आएगा, बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा नहीं तो। चलो जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ, वो रह गया यार, एग्जैक्ट वाला रह गया। एग्जैक्ट वाला मैं कल बता दूंगा, 2 मिनट लगेंगे, कल स्टैटिक्स शुरू कर देंगे। dx³ माइनस 4d² ओवर dx² प्लस का 5dy/dx माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। बताओ ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का है। m की वैल्यू बता दो बस, इसके अंदर पर्टिकुलर इंटीग्रल तो निकलेगा नहीं। ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, ऑप्शन काफी बड़े बड़े हैं। हाँ एग्जैक्ट करवाऊंगा मैं, एग्जैक्ट जरूर करवाऊंगा, आज नहीं तो कल करवा दूंगा, अभी हमारे पास है टाइम। कोई बात नहीं, तो समय तो लगेगा भाई, पढ़ रहे हो तो समय लगेगा पंकज, कोई दिक्कत नहीं है, घबराओ मत, हो जाएगा। दिमाग खराब मत करो अपना, जो चल रहा है उसको अच्छे से करते चलो, बस अपने आप चीजें कवर हो जाएंगी, चिंता मत करो। तो यहां पे तुम्हारा क्या बनेगा, m³ माइनस 4m² प्लस का 5m माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हो? क्यूबिक इक्वेशन को हिट एंड ट्रायल से करते हैं। इसके फैक्टर तो नहीं बन रहे, फैक्टर तो बन नहीं रहे हैं इसके, स्टैटिक्स कल से करवा देंगे सौरभ। तो हमें इसमें हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। 1 रख के देखें, 1 ही बन रहा है, 1 ही बन रहा है, m की वैल्यू 1 आ रही है, 1 पे 0 बन रहा है ये। बाकी किससे निकाल दोगे? बाकी निकाल देंगे हम सिंथेटिक डिवीजन से। तो यहां पे 1 को लेंगे, यहां पे 1 आ जाएगा सेम, 1 की 1 से मल्टीप्लाई कराई तो 1, ये हो गया -3, फिर 1 की -3 से करवाई तो -3, ये हो गया 2, फिर 2 से करवाई तो ये हो गया 0। ठीक है, तो दूसरा बन गया m² माइनस 3m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो m माइनस 2 और m माइनस 1, तो यहां से भी 1 और 2 आ गए,
तो 112 हो गया, m की वैल्यू आ गई 112, ठीक है। तो y क्या हो जाएगा तुम्हारा c1 प्लस c2x, क्योंकि एक रिपीट कर गया, e की पावर x प्लस c3 e की पावर 2x, c3 e की पावर 2x, ठीक है। बच्चों की तरह करते हो यार, ये करवा दो, वो करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो, वो रह गया, ये रह गया, समय नहीं है, रिवीजन करेंगे। अरे भाई हो जाएगा सब कुछ, सब्र रखो, सब्र सब्र। जनरल सॉल्यूशन ऑफ d प्लस 3 d माइनस 1 का क्यूब y इज इक्वल टू e की पावर x। ये बताओ, इसके ऑप्शन दे देता हूं मैं तुम्हें, c1 प्लस c2x प्लस c3 x स्क्वायर e की पावर x प्लस का c4 e की पावर माइनस 2x 1/24 x क्यूब e की पावर x। ये पीजीटी में आया हुआ है, ये पीजीटी में आया हुआ है। सेकंड, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस 2x प्लस का 1/24 x क्यूब e की पावर x। अब आज मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन कर लो। अब आज मैंने तुम्हें ये जो टॉपिक पढ़ा दिया, इसके क्वेश्चन निपटा लो, बस हो गया। और अब इसमें क्या करना है, अब तुम्हें कोई बच्चों की तरह एक्सरसाइज की सवाल थोड़ी ना करवाऊंगा कि 5 सवाल कर लिए, 7 सवाल कर लिए। टॉपिक पढ़ा दिया, चीजें रिवाइज हो गई, बस कल एग्जैक्ट बता दूंगा और फिर कल ही स्टैटिक शुरू कर दूंगा मैं। नन लिख लो यार, चौथा गलत है वैसे भी, चौथा गलत है वैसे भी, बिल्कुल। तो यहां से डायरेक्टली तुम्हारी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी वो तो डायरेक्टली बन जाएगी, m प्लस 3 इंटू में m माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 3 रूट्स रिपीट होंगे, 1 1 1 और एक आ जाएगा माइनस का 2 है क्या। अब देख लो, ये बकवास करता है भाई बहुत ज्यादा, इस हिसाब से तो ऑप्शन ही मैच नहीं करेगा। ऑप्शन के अंदर तो यहाँ पे 2 करो यार, ये 2 है शायद, क्योंकि ऑप्शन के अंदर -2 दिया हुआ है, ऑप्शन के अंदर -2 दिया हुआ है और यहां पे उसने 3 लिख दिया। तो अब एक चीज गलत है, या तो ये 3 गलत है या ये दोनों ऑप्शन गलत है, ठीक है। तो इसको -2 कर लो। अब ये किताब वाले महान है, अब ये किताब वाले महान है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये वाला पार्ट तो दोनों में है, ए के अंदर भी है और इसके अंदर भी है। तो इसको सोल्व नहीं करना है, इसको सोल्व करना ही नहीं है, क्योंकि ये तो दोनों में आ रहा है। तुम्हें पता है ये नहीं हो सकता और डी भी उसने दिया हुआ है, वो भी नहीं हो सकता। तो हमें सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है इसके अंदर, हमें सीधा सीधा क्या निकालना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो मैं 2 के हिसाब से उम्मीद कर रहे हैं, 2 के हिसाब से भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि जो टाइपिंग की उसने गलती की हुई है वो हमारी सही हो जाए। तो 2 के हिसाब से आंसर मैच करवाने की कोशिश करते हैं, e की पावर x। अब e वाला क्या कहता है, e वाला क्या कहता है बताओ, e वाला ऑप्शन में e की पावर -2x है यार। अवंती इतना तो मेरी आंखें खराब नहीं हुई है, दोनों में e की पावर 2x है। अब ये e वाली जो है e की पावर x, ये कौन सी टाइप बन रही है, ये जो मैं तुम्हें अभी अभी करवा रहा था ना, ये टाइप बन रही है, ये वाली टाइप बन रही है। तो e होता है जब हम क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट सीधा सीधा पुट कर देते हैं। तो x का कोफिशिएंट जब सीधा सीधा पुट करोगे तो ध्यान से देखो, x को सीधा सीधा पुट करेंगे तो देखो ये वाला फैक्टर 0 बनता जाएगा, क्योंकि यहां भी 1 रखा जाएगा, यहां भी 1 रखा जाएगा। तो यहां पे 1 रखोगे, यहां पे 1 रखोगे तो ये कितना होता चला जाएगा, 0 0 0। मेरे पास हो सकता है पुरानी बुक है इसलिए होगा। अगर 3 है तो फिर यहां पे 3 करना पड़ेगा। चलो अब इस हिसाब से कर लो यार, मैंने 2 लिख दिया, तुम मेथड समझ जाओ, अब इतने तो मैच्योर हो, मेथड को समझ जाओ।
तो 1 1 1 1 रखेंगे, तो इसको 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। समझ रहे हो बात को? इसको क्या करना पड़ेगा, हमें 3 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा एक्स क्यूब, और नीचे 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो 3 फैक्टोरियल, और यहां भी रख दोगे 1, तो 2 इंटू में 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3, और ये बन जाएगा ये। तो ये हो गया तुम्हारा एक्स क्यूब ई की पावर एक्स अपॉन में 3 फैक्टोरियल हो गया 6, और ये हो गया 3। तो इस हिसाब से तुम्हारा 18 आ जाएगा। अगर वहां पे 3 होता तो 24 आ जाता, अगर वहां पे 3 होता तो तुम्हारा 24 आ जाता। अब कर लेना इसको, ठीक है? तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कैसे करना है, तुम्हें समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, तो कर लेना, ठीक है? बिल्कुल ऋषिका, मानसी। ये बताओ, इफ पूछ रहा है 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 साइन एक्स इक्वल्स टू, बताओ। ए की वैल्यू कह रहा है माइनस का कोस एक्स, बी की वैल्यू कह रहा है, वैसे तो ये पीजीटी के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, ये पीजीटी में ही आए हुए हैं, कोस एक्स माइनस साइन एक्स, और डी कह रहा है तुम्हें साइन एक्स, ये कह रहा है। अरे दोनों ही एक जैसे हैं गरिमा, वैसे घटना चक्र फिर भी ठीक है, नए वाला एडिशन ले लो गरिमा, नए वाले में ये कह रहे हैं कि दिक्कत कम है। इसके अंदर कौन सी टाइप बन रही है, साइन एक्स वाली, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस का डी प्लस 1 इंटू में साइन एक्स। अब साइन एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -1, तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है तुम्हें, डी स्क्वायर की जगह -1 रखना है, तो डी स्क्वायर ये रहा, डी स्क्वायर की जगह क्या रख दो, -1 रख दो, डी स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, तो ये क्या बन गया तुम्हारा, ये देखो -1 से +1 कट गया, तो ये बन गया तुम्हारा 1/d साइन एक्स। और 1/d का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब होता है इंटीग्रेशन, तो हमें इंटीग्रेशन करना है साइन एक्स का, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कोस एक्स, तो इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल बनेगा माइनस का कोस एक्स। ठीक है, अब थ्योरी को अच्छे से पढ़ने का यही फायदा है कि फिर हमें दिक्कत नहीं आती, हम इसीलिए समय लगाते हैं, और फिर मेरे को बच्चे कहते हैं सर बड़े बोरिंग हो सर, बड़ा बकवास पढ़ाते हो सर, बहुत टाइम लेते हो सर, क्या करें भाई। अब ये बताओ, चलो ये भी पीजीटी में आया हुआ है, 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ऑफ ए एक्स। पहला ऑप्शन कह रहा है एक्स अपॉन 2a स्क्वायर कोस ए एक्स, दूसरा माइनस का एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स, थर्ड कह रहा है एक्स अपॉन 2a साइन ए एक्स, फोर्थ कह रहा है नन। ठीक है, एक था बताओ। तो यहां पे हम क्या करेंगे बस यही मेरा टारगेट रहता है। तो ये हो जाएगा 1 ओवर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोस ए एक्स। तो डी स्क्वायर की जगह क्या रखना है हमें, यहां पे तो सीधा सीधा माइनस ए स्क्वायर, पर ये केस ऑफ फेलियर बन रहा है, पर ये क्या बन रहा है तुम्हारा, केस ऑफ फेलियर बन रहा है। थैंक यू वैशाली प्रतिभा।
तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारे, डेरिवेटिव कर देंगे, ऊपर तो हो जाएगा x और नीचे बन जाएगा, डेरिवेटिव करोगे तो 2d और cos ax रहेगा। पर अभी मैं रख नहीं सकता, समस्या ये है, अब मैं रख नहीं सकता क्योंकि d बन गया, तो रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, d से मल्टीप्लाई d से डिवाइड, ताकि ये d स्क्वायर बने, ताकि ये क्या बने d। तो एक d से मल्टीप्लाई कर दिया और एक d से डिवाइड कर दिया। ठीक है, थैंक यू गरिमा। तो ये हो गया एक्स डी अपॉन में 2। अब यहां रख दो इसकी जगह क्या, माइनस का a स्क्वायर और cos ax, और cos ax के ऊपर d लगने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन करना है cos ax का। cos ax का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस का sin ax और ax का हो जाएगा a अपॉन में हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर। तो a से a कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये बन गया x अपॉन 2a sin ax। कौन सा ऑप्शन है, थर्ड वाला ऑप्शन सही है, थर्ड वाला ठीक है। तो देख रहे हो ना, मतलब वो लंबा क्वेश्चन नहीं बना रहा, वो अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है, अलग से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछ रहा है और अलग से पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछ रहा है। तो मेरे ख्याल से अब तुम कर लोगे इन क्वेश्चंस को, बहुत है, बोलो कर लेंगे। आज इसको निपटा लो, मैं तुम्हें कल एग्जैक्ट बता दूंगा मैं तुम्हें कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, हाँ यहां पे डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहां पे 1/d बना तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन भी कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, वही आएगा। ठीक है, पर नहीं आएगा भाई, कहां आएगा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन करोगे तो नहीं आएगा ना 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 ना, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो मेथड यही कहता है कि अगर कोस है तो ऐसे करना है, कोस है तो ऐसे करना है। ठीक है, वो यही कहता है। ठीक है, तो आज इसको निपटा लो और कल हम मिलेंगे। ठीक है, एक्स को क्यों नहीं लिया डिफरेंशिएशन में, रूल कहता है कि एक्स को डिफरेंशिएशन में लिया, वो डिफरेंशिएशन से पीछे है, देखो ऑपरेटर से पीछे जो है वो थोड़ी ना ऑपरेटर में आता है। ठीक है, वो सब उसमें आएगा शायद निधि, इसके अंदर तो नहीं है डिफरेंशियल इक्वेशन में, तो करवा देंगे। क्या कह रही है नेहा, नेहा का कमेंट जा रहा है, एक्स डी से पीछे है नेहा, तो वो कहां इंक्लूड होगा। ठीक है, ठीक है गरिमा, थैंक यू। चलो भाई अब मिलेंगे हम कल, अभी तो आवाज बहुत सुननी है मेरी तुम्हें, अभी तो टाइम लगेगा, सिलेबस को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ेंगे। चलो अब मिलेंगे हम कल, तो थैंक यू सो मच, अब मिलेंगे हम कल। ठीक है, चलो बाय। हाँ डायरेक्ट से भी आ रहा है, डायरेक्ट से भी आ रहा है, सही बोल रहे हो, डायरेक्ट से भी आ रहा है, मेरे को लगा नहीं आ रहा। x/2 1/d cos ax करोगे, हाँ बिल्कुल आ तो रहा है, आ रहा है, x/2 sin ax अपॉन में a, बिल्कुल बिल्कुल डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ठीक है ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है, डायरेक्ट ही कर देते फिर तो। ठीक है, डायरेक्ट भी